चलो. So first of all, I would like to congratulate Priyanka Goyal, rank 369 in Civil Services Examination 2023 for clearing the exam and getting into civil services. थैंक यू सो मच सर. प्रियंका, थोड़ी जर्नी लंबी हो गई है ना? यस, काफी लंबी सर, लगभग 7-8 साल की ये जर्नी रही है. और ये 7-8 साल की अगर हम जर्नी देखें तो ये अप एंड डाउन की रही है. प्रीलिम्स भी रुका है, मेंस भी रुका है, एंड फाइनली सारा कुछ निकल गया. यस सर, डेफिनेटली. कैन यू प्लीज शेयर योर जर्नी फ्रॉम द अटेम्प्ट वन, कि किस किस अटेम्प्ट में हमारा प्री नहीं हुआ था, किस में फिर प्री हुआ, क्या हमारा स्टेटस रहा? सर स्टार्टिंग के 2 अटेम्प्ट्स में प्रीलिम्स नहीं हुआ था. उसके बाद फिर थर्ड अटेम्प्ट में प्रीलिम्स हुआ, लेकिन फिर मेंस नहीं हुआ. उसके बाद अगले 2 अटेम्प्ट में फिर से प्रीलिम्स नहीं हुआ, और फिर सर ये फाइनल सिलेक्शन था. और इसके अंदर सर बीच में एक बार सीसैट की वजह से प्रीलिम्स नहीं हुआ. तो तो काफी मुझे मेंस लिखने का बहुत कम चांस मिला. मेरे जो अटेम्प्ट्स थे वो मेनली प्रीलिम्स के अंदर ही वेस्ट. और जैसे आप एसओएमपी में आए थे 2020, आफ्टर यू वर नॉट एबल टू क्लियर द मेंस, तो उस यस. समय हमारा जो स्टेटस था, मेंस की थोड़ी बहुत तैयारी थी, लेकिन मेंस की उतनी तैयारी नहीं थी कि हम मेंस के लिए तैयार थे. और हाँ कहीं ना कहीं हम स्ट्रगल कर रहे थे. तो इस लॉन्ग जर्नी में अगर हम बात करें कि एक होता है क्लासरूम, दूसरा होता है मेंटोरशिप, की एक जब जर्नी आपकी लंबी होती है, तो क्या कभी आपको ऐसा लगा कि डिड यू फील लॉस्ट, एंड डू यू थिंक दैट मेंटरशिप वर एबल टू हेल्प यू? सर, मुझे ऐसा लगता है कि जो क्लासरूम्स होते हैं, या स्पेशली जो हम एक पर्टिकुलर कोचिंग अटेंड करते हैं, उसका एक थोड़ा सा ही रोल होता है हमारी लाइफ में, बिकॉज क्लासरूम बार बार अटेंड नहीं कर सकते हैं. सो उसका एक काफी लिमिटेड टाइम होता है, जैसे कि हमने 1 साल के लिए कर लिया जो भी है. लेकिन उसके बाद अगर अटेम्प्ट ज्यादा लगते हैं एग्जाम क्लियर करने के, तो डेफिनेटली वी फील लॉस्ट. और मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था, बिकॉज स्टार्टिंग के अंदर मैंने क्लासरूम कोचिंग ली थी, एंड देन उसके 2-3 अटेम्प्ट्स तक भी जब वो क्लियर नहीं हुआ था एग्जाम, तो मुझे ऑटोमेटिकली एक वो लॉस्ट फीलिंग आ रही थी कि नाउ व्हाट टू डू. मैं उस चीज को बहुत ज्यादा फिगर आउट नहीं कर पा रही थी कि व्हाट इज वर्किंग फॉर मी एंड व्हाट इज नॉट वर्किंग फॉर मी. तो उस टाइम पर मुझे फर्स्ट टाइम लाइफ में एक मेंटोरशिप की नीड फील हुई थी, and that is why I contacted you for that after failing in the mains examination. तो जब मैंने एसओएमपी से वो मेंटोरशिप सीख करी, एंड व्हेन आई टॉक्ड टू यू आई रिमेम्बर, एंड देन यू सेड कि सब हो जाएगा प्रियंका, हम कर बताए कैसे करना है. सो वहां पे मुझे लगता है कि मेंटोरशिप बहुत हेल्पफुल होती है, क्योंकि सर क्लासरूम क्या होता है ना, वो एक बहुत ही ऑब्जेक्टिव एनवायरनमेंट है. वहां पर एक टीचर आ रहा है, वो आपको सिर्फ पढ़ा रहा है, आप एक स्टूडेंट की तरह वहां पे पढ़ रहे हो. कोई एक पर्सनल कनेक्ट नहीं होता हमारा टीचर के साथ. लेकिन जो मेंटोर्स होते हैं हमारे, उनके साथ हमारा एक पर्सनल कनेक्ट होता है. तो ना सिर्फ हम अपनी पढ़ाई के बारे में बात कर सकते हैं, बल्कि जो भी हम और हार्डशिप्स हम फेस कर रहे हैं, इमोशनल चैलेंजेस, मेंटल चैलेंजेस जो हम फेस कर रहे होते हैं, हम अपने मेंटोर के साथ वो सब भी शेयर कर सकते हैं. तो कहीं ना कहीं वो एक बॉन्ड स्ट्रांग होता है, एंड इट इज बेटर देन अ बॉन्ड ऑफ अ टीचर एंड अ स्टूडेंट. तो मुझे लगता है कि इतनी लॉन्ग जो जर्नी होती है, और स्पेशली सीएससी की जर्नी जो इतनी लॉन्ग है, इतनी हेक्टिक है, वहां पर हमें एक मेंटोर की ज्यादा जरूरत होती है, बिकॉज वो हमारी लाइफ में कहीं ना कहीं एक फ्रेंड, फिलोसफर, गाइड वाला रोल प्ले करते हैं. और मेंटोरशिप ज्वाइन करने के बाद, इफ आई रिमेम्बर, विद इन 2 months यू गेन्ड योर लॉस्ट कॉन्फिडेंस, और बाकी सब जो भी एक चीजें थी, that you were feeling the lost, and then you found a very good peer group. Do you remember that group, V3, जहाँ यस, से जिसके माधवी आप, मैं और माधवी माधवी थे. डेफिनेटली आई and रिमेम्बर. and Madhvi got selected in forest service, you got selected in civil services. यस. हम्म. तो इसमें, yes, please continue. हाँ सर, आई वाज सेइंग कि डेफिनेटली दैट ग्रुप हैड सच अ पर्सनल टच एंड अ पर्सनल कनेक्शन. तो वहां पर वो फ्रेंडली कॉन्वर्सेशंस जो होती थी हमारी, सो मुझे लगता है कि वो बहुत हेल्पफुल थी. कहीं ना कहीं एक वो स्ट्रेस बस्टर का काम करती थी.
तो सर ये जर्नी के अंदर ना मुझे ऐसा लगता है कि प्रिपरेशन के साथ साथ हमारी मेंटल हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जो कि जनरली एस्पिरेंट्स जो है ना इग्नोर कर देते हैं। मैं बहुत बार के बारे में बात कर चुकी हूँ कि मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना ज्यादा इम्पोर्टेंट है हमारी प्रिपरेशन से भी। जितनी ट्रू। इम्पोर्टेंट बनाना है उतना ही इम्पोर्टेंट है हमारी मेंटल हेल्थ और इमोशनल हेल्थ को भी, हमें उसको एक अच्छे कंडीशन में रखना चाहिए। तो उसके लिए मुझे लगता है कि फ्रेंडशिप्स, मेंटोरशिप्स ये ज्यादा हेल्प करती हैं। ट्रू ट्रू ट्रू, क्योंकि अभी भी जैसे मेंस आने वाला है, तो जो कंटेंट की तैयारी करनी थी, जो पढ़ाई करनी थी, वो लोगों ने कर ली है। लेकिन हाँ। एक जो होता है ना कि बैलेंस ऑफ माइंड, एंड पीपल लूज इट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, एंड यस। some are not going to fail after the main, some have started failing just now. यस सर, यस। एंड एक और बात थी कि आपके पास में एक बहुत अच्छा अल्टरनेटिव करियर अवेलेबल था, मॉडलिंग, and यस। from modeling you came back to civil services, and during this time कि अगर हम देखें 2020 के बाद में, जब आपका प्रीलिम्स नहीं हुआ था, उसके बाद में somewhere you were actively engaged on the Instagram, somewhere you were thinking about looking for an alternative career in modeling. वो क्या पुल फैक्टर था सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन का कि एक बहुत अच्छा करियर, जो मॉडलिंग में बहुत अच्छा एक करियर आप बना सकते थे, उसको फिर से छोड़ के आप दोबारा से सिविल सर्विसेज में आए? सर मैं उसको ना एक्चुअल में सिर्फ एक ऑल्टरनेटिव ही लेके चल रही थी। सो एज यू नो या एज यू मेंशन्ड कि वो एक ऑल्टरनेटिव करियर था, तो मेरा प्राइमरी करियर हमेशा से सिविल सर्वेंट बनना ही था। मुझे बस ये था कि आफ्टर फेलिंग 3-4 टाइम्स, तो ये था कि अगर 1% अगर नहीं होता है तो डेफिनेटली आई हैव टू डू समथिंग एल्स। आई एम सो सॉरी सर फॉर हैविंग बैड थ्रोट राइट। सो मैंने इसके बारे में ऐसे सोचा कि अगर ये नहीं होता है तो तब मुझे कुछ और करना है। और मेरे पास ऑलरेडी उस चीज की अपॉर्चुनिटी अवेलेबल थी, मेरे को काफी सारे ऑफर्स उस चीज के थे। मैंने कॉलेज टाइम में भी समहाउ ये चीज थोड़ी सी एक्सप्लोर की थी। सो दैट वाज वर्किंग वेल फॉर मी। इसीलिए मैंने सोचा कि कहीं ना कहीं मैं इस चीज के अंदर भी ट्राई कर सकती हूँ। लेकिन सिविल सर्विसेज हमेशा से मेरा प्राइमरी एम था, दैट वाज माय ड्रीम। दिस वाज नॉट जस्ट अ करियर ऑप्शन फॉर मी, बट ये मेरा सपना था। मेरे लिए एक जिंदगी की तरह था कि मुझे यही जिंदगी जीनी है। द वे ऑफ लाइफ जो हम बोलते हैं, तो वो एक सिविल सर्वेंट वाली वे ऑफ लाइफ मुझे जीनी है। इसीलिए हमेशा से कहीं ना कहीं इसकी जो मोटिवेशन थी वो बाकी सारी चीजों से बहुत ज्यादा थी। इसीलिए मैंने इसी को इसके ऊपर मैं से टिकी रही और बार बार मैंने कम बैक किया कि हर एक अटेम्प्ट फेल होने के बाद भी इट वाज लाइक कि नहीं प्रियंका, इस बारी शायद हो, इस बारी कुछ और डिफरेंट ट्राई करते हैं। क्योंकि जब तक 6 अटेम्प्ट्स हैं, सो यूपीएससी ने 6 अटेम्प्ट्स दिए हैं, तो वो कुछ सोच कर दिए होंगे। तो मुझे ये था कि ठीक है, जो जितना उसने दिया एटलीस्ट उतना मैं ट्राई करूंगी। अगर उसके बाद भी नहीं होता है तब फिर मैं कुछ और सोचूंगी। ओके। लेकिन अगर हम देखें, जैसे हम 2022 में जब आपका प्री हुआ था, उसके बाद में वी मेट, और फिर हमने मेंस के लिए प्लान किया था, स्ट्रेटजी हमने बनाई थी, एंड यू वर लाइक कि बहुत टाइम गैप हो गया है। और वो टाइम गैप जो हुआ ना, तो उसकी वजह से जो एक तैयारी थी, हमने जो एक बेस बिल्ड किया था, वो तैयारी से कहीं ना कहीं कनेक्शन खत्म हुआ है। तो इसमें मेरे दो हैं सवाल। पहला जो मेरा सवाल है वो ये है कि जर्नी जब लंबी होती है, स्पेशली जब हम प्रीलिम्स क्लियर कर नहीं पाते हैं, समवेयर ये होता है कि हमारी मेंस की तैयारी सफर करती है। जैसे 2020 में व्हेन यू जॉइंड एसओएमबी, और आई थिंक ऐसा कोई कोर्स नहीं होगा जहाँ पे प्रियंका गोयल वाज नॉट देयर, इन एवरी कोर्स प्रियंका गोयल वाज देयर। तो उस समय हमने बहुत जोश के साथ में मेंस की तैयारी करी थी, माधवी भी थी, तुम भी थे, एंड यू प्रिपेयर्ड लाइक एनीथिंग। लेकिन फिर हमें मौका नहीं मिला मेंस देने का। वो जो गैप था, तो उस गैप में क्या आपको ऐसा लगा करता है कि वो तैयारी बहुत ज्यादा सफर हो गई और उसके लिए शायद कुछ कर सकते थे? दैट इज माई क्वेश्चन नंबर सर जो गैप बीच में आया था, लेकिन उस टाइम पर है ना, फिर जब मुझे यही था कि जो ये गैप है तो इसके अंदर ना मेरी जो शॉर्ट कमिंग्स हैं मेरी मेंस की प्रिपरेशन को लेके, जैसे स्पेशली सर मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, वो पर्सनली फील होता था कि वो काफी वीक है। और मैं, आपको याद होगा मैंने इसके बारे में आपसे बहुत बार बात की थी कि सर मुझे बिल्कुल। ऐसा लगता है बहुत वीक है।
बाकी चीजें मैं देख लूंगी एक बारी, लेकिन ऑप्शनल सब्जेक्ट से मुझे थोड़ा डर भी लगने लग गया था आफ्टर सीइंग माय स्कोर इन दी थर्ड वाला मेंस जो था। तो उसके बाद सर इस टाइम को ना मैंने मेनली यूटिलाइज किया था अपनी ऑप्शनल प्रिपरेशन के लिए। तो कहीं ना कहीं है ना वो जो गैप था वो एक वो प्रीलिम्स वाली प्रिपरेशन के अंदर आ गया था, और थोड़ी सी ना एक वो भी आ गया था क्योंकि उस टाइम पे आई रिमेम्बर एक कोविड पैंडेमिक का टाइम चल रहा था। तो थोड़ा सा एक होता है कि हम ढील दे देते हैं कि पता नहीं एग्जाम कब होगा, कितना पोस्टपोन होगा। बिल्कुल। तो कहीं ना, और फिर वो 3-4 अटेम्प्ट्स फेल होने के बाद मन में भी ऐसा आता है कि पता नहीं होगा होगा। तो वो सारी चीजें चल रही थी जिसकी वजह काफी गैप एक आ गया था, और मैं चीजें रिवाइज भी नहीं कर पाई थी उस टाइम पे बिकॉज मम्मी भी बीमार हो गई थी। तो इसलिए आई कुडंट रिवाइज द बेसिक थिंग्स। तो इसलिए मेरा फिफ्थ वाला प्रीलिम्स भी क्लियर नहीं हुआ। मैंने अपना मेंस का अपना ऑप्शनल वगैरह थोड़ा स्ट्रॉन्ग कर लिया, लेकिन मैंने बेसिक चीजें फिर से रिवाइज नहीं की, तो इसीलिए वो हुआ नहीं। और जब फिर फाइनल मेरा ये लास्ट अटेम्प्ट आया तो मेरे सामने मुझे ये था कि इस बार है ना मुझे स्टार्टिंग से स्टार्ट करना है। मतलब आई वाज नॉट सीइंग दिस अटेम्प्ट एज द लास्ट अटेम्प्ट, हम्म। रादर द अटेम्प्ट। मुझे ये था कि ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है। तो जैसे हम फर्स्ट अटेम्प्ट में सारी चीजें करते हैं ना बिल्कुल स्टार्टिंग से, हम बेसिक बुक्स रिवाइज करते हैं, हम एनसीईआरटीज पढ़ते हैं, उसके बाद स्टैंडर्ड बुक्स करते हैं, फिर हम आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करते हैं, कुछ टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हैं। तब मैंने मैंने ये सारी चीजें अपने लास्ट अटेम्प्ट में की। जो मेरा फोर्थ और फिफ्थ अटेम्प्ट था ना कहीं उसके अंदर मेरी प्रिपरेशन में एक गैप आ गया था। और अगर मैं इसको इस तरीके से देखूं कि जब 2022 में प्रीलिम्स के बाद में हम मिले और हमारी जब बात हुई एंड यू आर लाइक कि टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए था, लेकिन अगर मेरा जो पर्सनल मेरा जो बिलीव है वो ये है, जैसे प्रीलिम्स की तैयारी हम एक ही बार करते हैं, वंस यू डू इट देन फिर आप वो बेसिक जो नोट्स हैं बुक्स हैं रिवाइज कर लो, टेस्ट दे लो, प्रीलिम्स निकलता है, रुका नहीं करता है ना। वो तो हम कुछ मिस्टेक कर लें तो एक अलग बात है। इसी तरह मेंस में जो 2020 में जो एक हमने स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन जो बिल्ड कर लिया था मेंस का, मुझे ऐसा लगा करता है कहीं ना वो हेल्प, उससे हमें बहुत ज्यादा हेल्प मिल गई, वरना टाइम बहुत कम रहता है फिर दिक्कतें होती। व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? सर मेरा फाउंडेशन हमने लगभग, मैंने भी जैसे आपको अभी बताया कि मैंने उसके बारे मतलब उसकी अपनी स्टार्ट कर ली थी। और सर प्रीलिम्स का ये था कि उसको क्लियर करने का जो रीजन था, आई एग्री कि हम एक बार ही प्रीलिम्स की तैयारी अगर अच्छे से कर लेते हैं उसके बाद हम फर्दर उसके लिए रिवाइज करते रहते हैं। बट सर मेरी जो प्रॉब्लम थी वो यही थी कि मैंने रिवाइज भी नहीं किया हम्म। ना। आई विल शेयर दैट एक्सपीरियंस। तो मेरे साथ हुआ ये था कि कुछ क्वेश्चंस ना बहुत बेसिक थे जैसे पॉलिटी के या कुछ, लेकिन मैं उसको रिकॉल ही नहीं कर पा रही थी क्योंकि मैंने रिवाइज नहीं किया था। मुझे ना बेसिक बेसिक आर्टिकल्स या किस में क्या चीज एग्जैक्टली लिखी हुई है, मुझे वो एग्जाम टाइम में ना याद ही नहीं आ रही थी, मैं उनके अंदर भी गेस वर्क कर रही थी। तो इसलिए मुझे बाद में समझ में आया कि प्रैक्टिस और रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो प्रीलिम्स की स्टेज के लिए हो या वो मेंस की स्टेज के लिए हो। इनफैक्ट अगर स्टार्टिंग में हम जो हमारा हमें लगता है कि अभी बहुत टाइम है, उस टाइम पे हम अपना मेंस के लिए प्रिपेयर करते हैं, तो वो एक बहुत अच्छी चीज है। उस टाइम पे हमें अपने शॉर्ट नोट्स वगैरह तैयार कर लेने चाहिए। लेकिन उसके बाद जब हम प्रीलिम्स का टाइम आता है प्रिपेयर करने का, तो मुझे लगता है कि ये एक ओवर कॉन्फिडेंस होता है कि हमने मेंस हम्म। तैयारी कर ली है और प्रीलिम्स की पहले से तैयारी की हुई है, तो बिल्कुल। प्रीलिम्स का लेकिन वो निकल जाता है अगर वो इतना ढील ना दे तो। हमें लगता है कि हमें बहुत सारे मल्टीपल क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने चाहिए और उसके साथ साथ हमें रिवीजन जरूर करना चाहिए, क्योंकि मेरे में मुझे यही कमी लगी जब मैंने उस अटेम्प्ट को क्वालिफाई नहीं किया कि रिवीजन और प्रैक्टिस की बहुत कमी थी। और उसी को मैंने अपने लास्ट अटेम्प्ट में कवर अप किया था बाय रिवाइजिंग एवरीथिंग अगेन। और एक बहुत सारे मैंने टेस्ट सीरीज, मैंने लगभग 60-70 मैंने टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस की थी। हम्म। तब जाकर मैं प्रीलिम्स के लिए कॉन्फिडेंट फील कर रही थी और तभी फिर प्रीलिम्स के अंदर मार्क्स भी अच्छे आए थे। सो इस बार लगभग आई गॉट 20-25 मार्क्स अबव द कट ऑफ। हम्म। और है ना फिर एक और अगर इस पे हम बात करें, जैसे आई नो यू वेरी वेल, ठीक है, तो हमारा जो एक टैलेंट लेवल है तो हम ये कह सकते हैं कि हम एक एवरेज टैलेंट के थे, एंड देन वी हैड टू वर्क वेरी हार्ड टू बिकम समवन कि जो एग्जाम क्लियर कर जाए। जब हमने स्टार्ट किया था या फिर व्हेन यू मेट मी, तो यस। हमारा टैलेंट उस लेवल पे था नहीं कि हम बहुत ज्यादा टैलेंट लेके बैठे हैं, बहुत ज्यादा हम एक टैलेंट पूल से, एंड वी वर फाइटिंग अगेंस्ट द पीपल
who are the top brain of this country, and now you are part of that community. तो आई वुड लाइक टू आस्क अ क्वेश्चन टू यू कि जो एक मिथ होती है कि हमें बहुत टैलेंटेड होना चाहिए तभी एग्जाम निकलता है, बहुत ज्यादा नॉलेज होनी चाहिए तभी एग्जाम निकलता है, व्हाट इज योर व्यू ऑन दैट? सर मेरा ऐसा मानना नहीं है, स्पेशली आफ्टर क्लियरिंग दिस एग्जाम। जब तक हम क्लियर नहीं कर रहे होते, तब तक हम उस प्रोसेस का पार्ट होते हैं, तब तक हमें ऐसा लगता है कि पता नहीं कितना टैलेंट, कितनी नॉलेज की हमें जरूरत है इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए। बट सर मुझे ऐसा लगता है कि ये काफी मिथ है रिलेटेड टू यूपीएससी सीएससी, जिसको एक्चुअल में ब्रेक होने की जरूरत है सर। क्योंकि सर ये जो एग्जाम है ना, इसका जो सिलेबस है, का जो भी कंटेंट है, वो बहुत बेसिक है, वो बहुत सिंपल है। दिस एग्जाम इज डिफिकल्ट बिकॉज ऑफ द कंपटीशन, बिकॉज नंबर ऑफ द स्टूडेंट अपियरिंग इन द एग्जामिनेशन। और दूसरा सर, इसका ना एक्चुअल में बहुत वास्ट कंटेंट है। तो इस जाता है ना वो कंटेंट को कवर करने में, उसको रिवाइज करने में, एंड ये सारी जो चीजें ये सम अप होती है एक स्ट्रैटेजी के अंदर। बिल्कुल। सो एग्जाम इज डिफिकल्ट बिकॉज ऑफ पुअर स्ट्रैटेजी। क्योंकि हम सभी लोग एक अच्छी स्ट्रैटेजी नहीं बना पाते हैं, या तो हम जनरली स्ट्रैटेजी को कॉपी करते हैं दूसरे टॉपर्स की स्ट्रैटेजी से, कि हम सेम उसको रेप्लिकेट करने की कोशिश ट्रू। करते हैं, जबकि उसका टैलेंट अलग होता है। हम सबकी जो एक स्किल होती है किसी चीज को समझने की, उसको याद करने की, वो काफी डिफरेंट होती है। तो लेकिन जब हम लोग उस चीज को कॉपी करने की कोशिश करते हैं, तो वो ऑटोमेटिकली ऐसा होता है कि हमारे लिए पर वर्क नहीं करती है। और हर एस्पिरेंट अपने लिए ना एक स्ट्रैटेजी बनाती है, जबकि उसको अपने लिए एक यूनिक स्ट्रैटेजी डिवाइस करनी चाहिए। सो दिस एग्जाम इज नॉट अबाउट टैलेंट और नॉलेज कि कौन कितना टैलेंटेड है। इनफैक्ट हमारे पास ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जहाँ पे बहुत ही एवरेज स्टूडेंट्स ने इस एग्जाम को क्लियर किया है। जैसे कि 10th और 12th में सपोज उनके 50% मार्क्स थे, 60% बिल्कुल। मार्क्स, ऐसे बहुत सारे बच्चों ने इस एग्जाम को क्वालिफाई किया है। तो इससे इतना समझ में आता है कि कोई भी इस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकता है। वी जस्ट नीड द राइट स्ट्रैटेजी और एक राइट टाइम टेबल कि हमें क्या कैसे कैसे पढ़ना है। और एक इसके अंदर एक जो इम्पोर्टेंट रोल जो चीज प्ले करती है, वो मुझे लगता है कि एक मेंटोरशिप प्ले करती है। बिकॉज बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग ना बीइंग स्टूडेंट, जस्ट उसमें हम हैं अपने फेज में, तो हम लोग अपने बारे में ना ये बातें समझ नहीं पाते हैं कि हमारा टैलेंट है या हमारी क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, जो एक टीचर या मेंटर हमारे लिए बेटर समझ लेते हैं हमसे इंटरेक्ट करने के बाद। तो कहीं ना कहीं एक वो स्ट्रैटेजी बनाने में एक मेंटर हमारी बहुत अच्छे से हेल्प कर सकता है। तो अगर ये सारी चीजें हमारे पास टोटालिटी में हो, तो हम्म। बहुत लगता है कि इजीली हम इस एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। अभी देखो, इसमें दो बातें हैं। पहली बात ये स्ट्रेटजी की जो बात करी, तो स्ट्रेटजी ओरिएंटेड मेंटरशिप प्रोग्राम एसओएमपी के आप पार्ट रहे, तो आई थिंक दैट हेल्प यू। एंड यस सर। सेकंड थिंग इज कि ना, अगर ये स्ट्रेटजी हमें टाइम पे मिल जाए, जैसे क्या है कि अभी आपने एग्जाम निकाल लिया है, सो यू आर ऑन द अदर साइड, कि अब हाँ मैंने एग्जाम निकाल लिया, एंड व्हेन यू लुक बैक, तब वो चीजें ऐसी समझ में आती है कि इतना टफ नहीं था जितना हमने टफ बना था। एम आई हाँ राइट? ये सर, ये बिल्कुल सच बात है। मैं इनफैक्ट कभी कभी यही सोचती हूँ कि इतना टफ एग्जाम नहीं था, तो फिर ऐसा क्या हो गया कि मुझे ऐसे लाइक पूरे 6 अटेम्प्ट्स लग गए, या फिर इतना ज्यादा, मतलब इतने साल इसे को क्वालिफाई करने में लग गए। और फिर अपनी बहुत ही ना छोटी मिस्टेक्स नजर आती हैं कि मैं अगर इन सब चीजों पे ढंग से काम की, तो ये बहुत जल्दी हो जाता। कैन यू टॉक अबाउट दोज इश्यूज, कि अगर मैं वो मिस्टेक नहीं करती, तो आई थिंक विद इन 2 अटेम्प्ट्स यू कुड हैव क्लियर। सर कुछ बहुत ही ना बेसिक मिस्टेक्स हैं जो हम सुनते रहते हैं, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि मुझे ऐसा लगता है इनफैक्ट जो लोग उसको क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं ना, वो लोग है ना उन चीज पे काम नहीं करते हैं, उनको इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं, जो कि मेरी भी गलतियां रही। सर जैसे कि मुझे लगता है सबसे पहले इग्नोरिंग द सिलेबस ऑफ यूपीएससी। हम लोग क्या करते हैं ना, हमारे पास ऑलरेडी कंटेंट अवेलेबल है, मार्केट में सारी बुक्स अवेलेबल है, तो हम लोग है ना सीधा बुक्स पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं विदाउट इवन सीइंग द सिलेबस। हमें सिलेबस पूरा ऐसे बाय हार्ट याद होना चाहिए, ताकि जो भी हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, जो भी हम चीज अपने अराउंड देख रहे हैं, हम उसको सिलेबस से लिंक कर सकें। वो सबसे पहला स्टेप होता है लिंकिंग दी टॉपिक, जो हम इंटरलिंकिंग सीखते रहते हैं, वो सिलेबस से ही आ जाती है।
उसके बाद सर दूसरी चीज होती है हमारा रिविजन, मतलब हम लोग है ना, हमें बुक्स जो है वो कम पढ़नी चाहिए। जैसे कि ये बात बहुत ही नोन एक फैक्ट है हमारे मार्केट में रिलेटेड टू यूपीएससी की, आप कम पढ़ो और आप रिवाइज ज्यादा करो। बट स्टिल मैंने ये देखा है इवन आफ्टर गेटिंग इनटू द लिस्ट कि ना जैसे मैंने बहुत सारे एस्पिरेंट से इंटरैक्ट किया, पर्सनली मैंने किया, अभी भी ना लोगों के दिमाग में ये है कि हम ये बुक पढ़ लेते हैं, ये भी पढ़ लेते हैं, इसको भी पढ़ लेते हैं, एक बुक वेरी कलेक्टर बन जाती है वेरी जो ट्रू। कभी काम नहीं करती है। उन्हें ऐसा लगता है कि वो बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन अगर गैदर कर लेंगे ना तो वो कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, उनके पास बहुत ही एक वाइड पूल होगा नॉलेज का। तो लेकिन है ना वो काम नहीं आता एग्जाम में, क्योंकि बहुत ट्रू। कम टाइम होता है आंसर लिखने के लिए भी और प्रीलिम्स में भी सोच के आंसर मार्क करने के लिए। वहां पर अगर हम बहुत कम बुक्स पढ़ेंगे, उनको बार बार पढ़ेंगे, तो वो जो नॉलेज होगी ना वो बहुत सॉलिड होगी, वो कॉन्सेप्ट हमारे बहुत सॉलिड होंगे, उसके बेसिस पे हम बेटर आंसर कर सकते हैं। थर्ड सर जो मेरी कमी थी स्पेशली मेंस के लिए, वो थी लैक ऑफ आंसर राइटिंग। मुझे भी ना यही कहीं ना कहीं लगता था कि मैं ना बहुत सारा पढ़ लेती हूँ, आंसर तो मैं लिख ही लूंगी, अगर मेरे देखिए। पास content होगा तो मैं आंसर लिख लूंगी। लेकिन सर एक अच्छे आंसर की ना सिर्फ ये क्वालिटी नहीं होती है कि सिर्फ उसके अंदर कंटेंट हो, वो आपके दिमाग में अगर पहले से इम्प्रिंटेड होगा ना वो कंटेंट, वो आंसर राइटिंग का स्टाइल और उसकी स्पीड, ये सारी चीजें मैटर करती हैं एक आंसर को अच्छा बनाने के लिए। हमें तीन चीजों की जरूरत होती है उसके लिए, स्पीड, स्टाइल एंड कंटेंट। तो हम लोग है ना सिर्फ कंटेंट पे फोकस करते रहते हैं, हम ये समझते नहीं है कि बाकी सब चीजें भी इक्वली इंपॉर्टेंट है एक आंसर को अच्छा बनाने के लिए। उसके बाद सर मुझे ऐसा लगता है फर्दर जो हमारी मिस्टेक रहती है वो होती है चीज एक कॉपी, जो कॉपी कैट वाला जो एक फॉर्मेट होता है सर, वो स्ट्रैटेजी में भी अप्लाई होता है और वो आंसर राइटिंग में भी अप्लाई होता है। तो जैसे कि मुझे ऐसे लगता था कि बहुत सारे ना टॉपर्स की कॉपीज पढ़ लो और फिर हम लोग क्या करते हैं ना उसी तरीके से लिखने की कोशिश करते हैं। मैंने भी वही किया। उस इस प्रोसेस में हम जनरली क्या करते हैं ना, हम लोग है ना अपनी स्ट्रेंथ और अपनी वीकनेस रियलाइज ही नहीं कर पाते। मान ट्रू। लो अगर कोई टीचर है उस वो डायग्राम्स बहुत ज्यादा बनाते हैं अपने आंसर में, लेकिन हो सकता है कि मेरी ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं है, पर मेरे दिमाग में ये बिल्कुल प्रिंट हो गया है कि उसको ना डायग्राम्स की वजह से मार्क्स मिले हैं क्योंकि उसने बहुत सारे डायग्राम्स ट्रू। बनाए। लेकिन उन्होंने स्ट्रेंथ को यूटिलाइज किया उन आंसर राइटिंग के अंदर, जो हम रियलाइज ही नहीं कर रहे हैं कि वो हमारी स्ट्रेंथ नहीं है। हो सकता है कि हमारी स्ट्रेंथ कुछ और हो सकता है फ्लो चार्ट स्ट्रेंथ हो, या फिर हमारी हैंडराइटिंग इतनी सुंदर है कि वो हमारी स्ट्रेंथ हो। तो हमें ना अपनी स्ट्रेंथ्स को खुद आइडेंटिफाई करना चाहिए और वो चीज आती है आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस के बाद। जब हम बहुत सारी चीजें प्रैक्टिस करते हैं तो हमें समझ आता है कि हमारे लिए क्या चीज वर्क कर रही है। तो एक ये मुझे लगता है कि मिस्टेक है कि हमें ये कॉपी कैट नहीं बनना चाहिए और हमें अपने बारे में खुद चीजें आइडेंटिफाई करनी चाहिए। सर उसके बाद एक फाइनल मिस्टेक जो मुझे लगती है जो ये है सर कि हमें ना अपनी मेंटल हेल्थ को इग्नोर करते हैं। ये सुनने में जितनी छोटी लगती है ना ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि ना यूपीएससी की तैयारी एक फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट की तरह ट्रू। है कि हम लोग पूरा टाइम तैयारी कर रहे हैं और हमारे ना दिमाग ना ऑलरेडी ये चीज भर चुकी है थ्रू सोसाइटी, थ्रू कोचिंग इंस्टीट्यूट, थ्रू एवरीथिंग जो भी हम सुनते हैं उससे ये कि अच्छा आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो, तो अब आप और कुछ नहीं कर सकते हो लाइफ में। ट्रू। आप 12-15 घंटे पढ़ना होगा सिर्फ, आप अपनी कोई हॉबी परस्यू नहीं कर सकते हो, घूमना फिरना आपको बंद करना होगा, दोस्त यार आपको सब छोड़ने होंगे, आप कहीं जा नहीं सकते हो। तो सर मुझे लगता है कि ये ना बहुत ही नेगेटिव अप्रोच है इस एग्जाम को देखने की, और ये ना कहीं हमें इतना अलोन कर देती है अपने अंदर से, जो अल्टीमेटली हमारी इमोशनल हेल्थ को बहुत इम्पैक्ट करती है। और अगर हम इमोशनली मेंटली हेल्दी फील नहीं कर रहे हैं तो हम एक अच्छी पढ़ाई नहीं कर सकते। हम ट्रू। बार बार डिस्ट्रैक्टेड फील करेंगे, हमें लगेगा कि हम तो कहीं जा ही नहीं रहे हैं, पता नहीं एग्जाम क्वालिफाई होगा या नहीं, बट वी आर ऑलरेडी वेस्टिंग आवर टाइम कि हम और भी कुछ नहीं कर रहे हैं और हमारा एग्जाम भी क्वालिफाई नहीं हो रहा है। ट्रू। मुझे ऐसा लगता है कि हमें इस एग्जाम को ना थोड़ा सा लाइट लेने की जरूरत है। वी नीड टू अंडरस्टैंड कि ये सिर्फ एक एग्जाम है और हम इसके साथ थोड़ी सी अपनी चीजों को ना हमें करना चाहिए, स्पेशली आवर हॉबीज, हमारे फ्रेंड्स जिनसे हमें बात करके अच्छा लगता है, हमारे मेंटोर्स, हमारे पेरेंट्स, इन सब का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इस प्रिपरेशन के अंदर और हमें उन्हें इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो जितना हम मेंटली हेल्दी और हैप्पी फील करेंगे उतना बेटर हम चीजों को पढ़ पाएंगे, याद कर पाएंगे और टाइम आने पर उनको रिकॉल कर पाएंगे। रिकॉल।
एंड जहां तक मुझे याद है इन 2020 जब हम डिस्कस करते थे, सो यू वर लाइक कि मेरा इवनिंग का टाइम फिक्स है कि मुझे वॉक करना है, हाफ एन आवर तो मुझे वॉक करना ही करना है। वो मेरे लिए नॉन नेगोशिएबल है, क्योंकि वो अगर मैं नहीं करती हूँ देन माई माइंड विल नॉट वर्क, राइट? सर वॉक एंड माय वेजिटेबल जूस, यस। वेजिटेबल जूस। नॉन नेगोशिएबल फॉर मी। और इसमें ना मेंटल हेल्थ की जहाँ भी बात आती है ना, अभी जैसे मेंस का टाइम है, तो यस सर। कैंडिडेट को ये लगा करता है कंटेंट का इशू है, कंटेंट का इशू है, और इतना वो प्रेशर लेके बैठा है, लोग सो नहीं पा रहे हैं। मतलब ये कॉमन है इशू। इसको मुझे नहीं लगा करता है कि कोई भी कोचिंग इसको एड्रेस कर पाएगी। आई थिंक मेंटरशिप भी इसको कितना एड्रेस करेगी, आई डोंट नो। मतलब आई कैन हेल्प बट आई एम नॉट श्योर, क्योंकि ये वो एक मेजर इशू है कि अगर आप एवरी डे यू आर नॉट स्लीपिंग प्रॉपरली, कुछ दिन तो देखो चलते हैं, कुछ दिन तो नींद नहीं आती है, ये सभी के साथ कॉमन है, बट अगर वो एक कंटिन्यूअस पैटर्न बन जाता है, इट विल हैव हैवी इम्पैक्ट ऑन योर इमोशनल एंड मेंटल हेल्थ विच यू हैव टॉक अबाउट। ओके प्रियंका, अगर हम ये देखें कि हमारी जो प्रीलिम्स की जो गलतियां हैं जो आपने पॉइंट आउट करी, अभी जैसे जिन लोगों का प्रीलिम्स नहीं निकल रहा है, एंड एज अगेन आई वुड से यू आर ऑन अदर साइड, तो अभी हमें चीजें दोनों साइड की पता है कि जब हम उस साइड थे तो हमें क्या फील करते थे, क्या इश्यूज और चैलेंजेस हमें लगा करते थे। नाउ वी आर ऑन अदर साइड, राइट? तो प्रीलिम्स की अगर हम एक समराइज करें कि प्रीलिम्स में अगर मैं ये कर लेती तो कॉन्स्टेंटली मेरा प्रीलिम्स निकलता, कभी रुका नहीं करता। सर प्रीलिम्स निकालने का अब मुझे तरीका लगता है आफ्टर गिविंग 6 प्रीलिम्स। तो सर मुझे उसके अंदर अपनी गलतियों को ध्यान में रख के, और जब मैं उन सारी चीजों को ध्यान, मुझे ऐसा लगता है सर प्रीलिम्स निकालने की बस एक ही की है, और वो है रिवीजन एंड प्रीलिम्स के लिए ना। अगर आपने ऑलरेडी अपनी बेसिक प्रिपरेशन कर ली है, सी अगर आप एक फ्रेश एस्पिरेंट हो, तब तो डेफिनेटली आपको पहले सारी बेसिक बुक्स पढ़नी है, आपको स्टैंडर्ड बुक्स पढ़नी है। लेकिन अगर एक दो अटेम्प्ट दे चुके हो, आपको लग रहा है कि आप सब गए हो, प्रीलिम्स क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो उस केस में ना आप पहले तो ध्यान दो कि आप वो जो बेसिक सारा कंटेंट है ना, उसको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करो। एटलीस्ट वो आपको याद होना चाहिए, तब जाके आप किसी वैल्यू एडिशन पे ध्यान दे पाओगे। अब आती है वैल्यू एडिशन की बात। सर मैंने अपने वैल्यू एडिशन में खाली इतना किया था कि मैंने जो एक सेकंड के लिए प्रियंका, मैं एक सेकंड के लिए पॉज करना चाहूंगा। ये वैल्यू एडिशन इतना बड़ा क्लीशे वर्ड हो गया है कि लोग बेसिक से स्टार्ट ही नहीं करते, डायरेक्ट वैल्यू एडिशन से स्टार्ट कर रहे हैं, वैल्यू एडिशन की तरफ ही मूव करते जा रहे हैं। आई डोंट नो व्हाई दे आर डूइंग इट। आई थिंक बिकॉज ऑफ द सोशल मीडिया या फिर मिस इंफॉर्मेशन, मिस गाइडेंस, दैट वी विल टॉक। यू प्लीज हाँ सर, इसके बारे में अभी बात करते हैं। मैं कंटिन्यू। खुद तो इसलिए मुझे पता है कि आप क्या बोल रहे हो। तो प्रीलिम्स के लिए फर्स्ट अगर हम बात करें तो रिवीजन एंड प्रैक्टिस, जैसे वैल्यू एडिशन पे भी मैं बताऊंगी कि उसका क्या है, लेकिन मैंने भी जब वो किया था तो मेरा ये था कि मेरा बेसिक कंटेंट मैंने सब प्रिपेयर कर लिया। जैसे हमारी सर सिंपल बुक्स, लक्ष्मीकांत हो गई, स्पेक्ट्रम हो गई, ये सब हमारी स्टैंडर्ड बुक्स हैं जो हमें पढ़नी है, वो भी मल्टीपल टाइम। क्योंकि सर जैसे मुझे अभी ध्यान है कि मैंने पूरे पिछले 6 साल में लक्ष्मीकांत कम से कम मैं 15-20 बार पढ़ चुकी हूँ। तो इतनी बारी अगर आपने वो बुक पढ़ ली है, तो अब आपको वो लगभग टिप्स पे है वो बुक आपकी। बिल्कुल। उसके बाद चीजों पे ध्यान दो। सर वैल्यू एडिशन के अंदर मेनली आते हैं हमारे करंट अफेयर्स और हमारे कुछ अलग बुक्स के सोर्सेज जो हम लोग इन जनरल नहीं पढ़ते हैं, लेकिन सर वो ना टेस्ट पेपर्स के थ्रू कवर हो जाते हैं। तो जैसे मैंने बहुत सारी टेस्ट सीरीज की अलग अलग कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की, और मैं उसके लिए सजेस्ट करूंगी कि आपको जो कोचिंग इंस्टीट्यूट अच्छा लगता है, आपको जो भी चीज अच्छी लगती है, आप उसकी टेस्ट सीरीज करो। वो कोई बाउंड्री नहीं है, कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपको यही करना है। तो वो जो आपको अच्छा लगे आप वो करो। मैंने भी लगभग 60-70 टेस्ट पेपर्स प्रैक्टिस किए डिफरेंट अलग अलग इंस्टीट्यूट्स के, और उसके अंदर मुझे जो उनकी एक्सप्लेनेशन होती थी, मेरा जो मेन फोकस होता था ना वो एक्सप्लेनेशन पे होता था, रादर देन दी क्वेश्चंस, कि मेरे कितने क्वेश्चन सही निकल रहे हैं, कितने गलत हैं, मैंने क्या किया है, वो मेरा फोकस था ही नहीं। आप है ना उसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ो, और एक्सप्लेनेशन के अंदर आप उन क्वेश्चंस की भी एक्सप्लेनेशन पढ़ो जो आपके सही हुए हैं। तो मैं पूरे डेफिनेटली। 100 पढ़ती थी, लगभग 3 से 4 घंटे लगा के पूरे डिटेल में उन, और उसमें से बहुत सारे नए मुझे पॉइंट्स मिलते थे, बहुत सारे नए, वो काइंड ऑफ एक वैल्यू एडिशन था मेरे लिए कि अच्छा इन इन चीजों के बारे में मैंने आज तक कहीं नहीं पढ़ा है।
तो उनको मैं बहुत अच्छे से पढ़ लेती थी। मैं कभी कभी उनके शॉर्ट नोट्स बना लेती थी। जैसे हर एक टेस्ट पेपर का ना मैं एक शीट बनाती थी, और जो उसके अंदर से मुझे नहीं आता है उस एक्सप्लेनेशन में से, मैं उसके ऊपर लिख लेती थी उन सारी चीजों को। तो लगभग सर प्रीलिम्स आते आते ना मेरे पास एक 100 पेजेस के काफी शॉर्ट नोट्स बन गए थे, जो कि सिर्फ वैल्यू एडिशन वाले नोट्स थे, क्योंकि बेसिक तब तक स्ट्रांग हो गया था। उस चीज ने मुझे प्रीलिम्स के अंदर बहुत हेल्प की। और मुझे लगता है कि अभी जो लोग प्रीलिम्स में स्टक है ना, वो इस स्ट्रैटेजी को ट्राई कर सकते हैं। प्लस प्रीवियस ईयर पेपर्स। सर मैंने ना अपने लास्ट अटेम्प्ट में ही ये चीज की थी, उससे पहले मैंने भी नहीं की थी, और मुझे लगता है कि इसने मुझे बहुत हेल्प किया। तो वो सर ये है कि ना जैसे प्रीलिम्स जो प्रीवियस ईयर पेपर्स होते हैं ना, हम उनको कैसे एनालाइज करते हैं? हम खाली देख लेते हैं क्या क्या क्वेश्चन आए हैं, टिक मार्क करके उनकी प्रैक्टिस कर लेते हैं और चलो हो गए पीवाईक्यूज। बट दिस इज नॉट द राइट वे टू प्रैक्टिस पीवाईक्यूज। पीवाईक्यूज के ना एक ही जो हमारा क्वेश्चन है ना, उसके अंदर यूपीएससी ने 4 ऑप्शन, उन 4 ऑप्शन को देने का मतलब है वो 4 क्वेश्चन है, या फिर वो 4 टॉपिक है। तो 100 क्वेश्चन मीन्स 400 क्वेश्चन या 400 टॉपिक्स। तो मैंने सर क्या किया, मैंने ना उन 400 टॉपिक्स को बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया। उनके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन मैं पता कर सकती ना, मैंने उनको स्टडी किया। सर जैसे सपोज अगर हम आर्ट एंड कल्चर का कोई एग्जाम्पल ले लें, तो अगर उसके अंदर कुछ पूछा है कि सपोज ये कोई पर्टिकुलर आर्किटेक्चर है, तो ये किस डायनेस्टी से बिलोंग करता है, ये मुगल्स का है, ये विजयनगर एम्पायर का है, या ये चोला डायनेस्टी का है। तो उससे ना मान लो उसका आंसर विजयनगर किंगडम है, तो अब मुझे ना लेकिन उससे ये पता लग गया कि बाकी 3 जो यूपीएससी ने ऑप्शन दिए हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, या उस डायनेस्टी का आर्किटेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो पर्टिकुलर क्वेश्चन उसी रेंज का है। तो इसीलिए मैंने उन तीनों वाली डायनेस्टीज के भी आर्किटेक्चर को कवर किया, क्योंकि अगर एक बार इसमें से आया है लेकिन अगली बार इनमें से भी आ सकता है। True. इस तरीके ना मैंने पिछले ये ना बहुत ज्यादा लंबी एक्सरसाइज तो पॉसिबल नहीं थी मेरे लिए, क्योंकि मेरा लास्ट ही अटेम्प्ट था, टाइम थोड़ा कम था। तो मैं पिछले 8-10 साल पर इस तरीके से प्रैक्टिस नहीं कर पाई, इसीलिए मैंने सिर्फ 3-4 साल के किए। मैंने लगभग 2017 या 18 के बाद से ही मैंने ये एक्सरसाइज स्टार्ट की थी कि पिछले 3-4 सालों के मैं इस तरीके से कवर कर लेती हूँ। तो अगर कोई प्रीलिम्स में स्टक है ना, वो इस एक्सरसाइज को ट्राई करो, तो सर आई एम डेफिनेटली लगभग श्योर हूं मैं कि प्रीलिम्स निकल जाएगा इससे। निकल जाएगा। एंड प्रियंका, यहाँ पे ना 2 से 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सभी से पहला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि पीवाईक्यू सिर्फ क्वेश्चन पढ़ना नहीं है, हाँ एनालाइज करना है। लोग क्या करते हैं ना कि लोग आते हैं, सर मैंने 30 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मैंने कहा 30 साल के कर लिए हैं। मैं कहा शाबाश। और सर तब भी मेरा ना प्रीलिम्स निकल नहीं रहा है, मेरे 70 मार्क्स आ रहे हैं, 75 आ रहे हैं। एनालाइज करते ही नहीं है। इसी तरह टेस्ट सीरीज का आपने जो पॉइंट बोला, इवन इट रिमाइंडेड मी माई टाइम, कि जो क्वेश्चन सही है ना उसको जरूर पढ़ लेना। कारण ये हाँ। है कई बार हम इलॉजिकल लॉजिक लगा के कोई क्वेश्चन को सही कर देते हैं, यस है सर। ना। इस सर और गेस वर्क से कर लेते हैं, अपनी इंट्यूशन से कर लेते हैं। तो इंट्यूशन से करना। एग्जाम में चल रही है तो ठीक है, बट जब तक तुम्हारे पास उसका आंसर है, जब तक तुम उसकी कॉन्क्रीट नॉलेज ले सकते हो, तुम उस टॉपिक के बारे में प्रिसाइज हो सकते हो, तो वो तो एक अच्छी अच्छी चीज है ना। तो आप सही वाले क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन जरूर पढ़ो, ताकि अगली बार आपके पास वो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए एक प्रिसाइज, एक कॉन्क्रीट नॉलेज हो। प्रियंका, मेरा अब एक डाउट है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में ऑल इंडिया हाईएस्ट है या फिर वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स है? सर ऑल इंडिया हाईएस्ट है। ऑल इंडिया हाईएस्ट है। ओके, दैट्स वेरी नाइस। एंड मतलब एक टाइम था जब हम डिस्कस करते थे, जब हम बातें करते थे कि पबएड का क्या होगा, पबएड का क्या होगा। एंड सर नाउ यू आर द ऑल इंडिया टॉपर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। या प्लीज कंटिन्यू। ये सर मतलब वही मैं आपको बता रही हूँ कि मुझे खुद इतना फियर था, और जब मैं पबैक बार भी पढ़ाई कर रही थी ना, तो मैंने ये तो सर कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं अपने ऑप्शन में टॉप कर लूंगी। मतलब ये था कि चलो एवरेज मार्क्स आ जाए, 250-260 तक आ जाए, ताकि मेरा मेंस निकल जाए। बस मेरे माइंड में इतना था कि मैं इतनी चीजें कवर कर लूं कि एटलीस्ट मेरे एवरेज मार्क्स आ जाए। और आपका पबएड में स्कोर क्या रहा है? सर 292। एंड 292 का कभी ख्वाब देखा था? क्या सर? 292 मार्क्स का कभी ख्वाब देखा था पबएड में कि 292 मार्क्स आ जाएंगे? सर इतना कहाँ मैं सोच सकती थी, इतना डर था अपने ऑप्शनल को लेके। मुझे लगता था कि एक तो ऑलरेडी दिस ऑप्शनल इज नॉट परफॉर्मिंग गुड,
और दूसरा मुझे खुद लगता था कि मेरी कंसेप्चुअल क्लैरिटी थोड़ी सी कम है ऑप्शनल के बारे में, तो इसीलिए मुझे इन सब चीजों को लेके काफी डर था। बट इस बार जब मैंने अपनी सर वो जो गैप था बीच में जिसके अंदर मैंने पबमैट के ऊपर काफी ध्यान दिया, तो मे बी इवेंचुअली हो सकता है कि मैंने उस चीज को बहुत स्ट्रॉन्ग कर लिया था, अपने कॉन्सेप्ट्स को बहुत स्ट्रॉन्ग कर लिया था। और इस बार सर मैंने आंसर राइटिंग प्रैक्टिस इतनी ज्यादा की थी पबमैट के लिए कि मतलब सिर्फ उस डर को बाहर निकालने के लिए कि मैं बहुत अच्छे आंसर लिखकर आ पाऊं मेंस में। प्रियंका, अगर हम स्टेप बाय स्टेप बात करें, क्योंकि देखो हर ऑप्शनल के अपने कंसेप्ट हैं, अपनी चीजें हैं, लेकिन एक कॉमन ग्राउंड रहता है। सारे के सारे ऑप्शनल का एक कॉमन ग्राउंड रहता है। हर ऑप्शनल में कैंडिडेट अच्छा स्कोर भी लाता है, बुरा भी लाता है। तो अगर हम पबेड की बात करें, तो पबेड में अगर आप पॉइंट वाइज बताना चाहें कि अगर ये सर्टेन स्टेप्स फॉलो किए जाएं तो अच्छा स्कोर आएगा, वो स्कोर रुकेगा नहीं। सर पबमैट की बेसिक से ही कुछ मतलब जैसे हर ऑप्शनल के होते हैं ना, तो वैसा ही उसके लिए ना सर सबसे पहले यही है कि आप है ना सबसे पहले तो सिलेबस देखो ऑप्शनल का। उसके बाद आप अपनी एक बुक लिस्ट डिसाइड कर लो पहले से कि आपको ये पढ़ना है। सर जैसे मेरा क्या था ना कि मैंने इनफैक्ट बुक्स के ऊपर थोड़ा कम ध्यान दिया। ऑप्शनल के लिए ना जनरली ये एक बहुत ही हार्ड रियलिटी है कि वी हैव फ्यू कोचिंग इंस्टीट्यूट्स जो हम्म। कोई सब्जेक्ट बहुत अच्छा कवर करते हैं। सर जैसे मेरा पर्सनल मानना है, क्योंकि मैं सर अंसारी सर की स्टूडेंट हूँ ल्यूकमान आईएएस पबैट के केस में, तो सर मेरा ये बिलीफ है कि सर के जो क्लासरूम नोट्स है ना ऑप्शनल को लेके वो बहुत अच्छे हैं, काफी फुलफिलिंग है, उनके अंदर बहुत डिटेल में सर लिखवाते हैं, पढ़ाते हैं और बहुत सिंपल लैंग्वेज में है। तो मैं ज्यादातर उन्हीं नोट्स को रिकमेंड करती हूँ क्योंकि हम्म। मैंने वही, तो ट्रू। इसीलिए एक वो नोट्स। उसके अलावा सर वही फिर वैल्यू एडिशन वाली बात आ जाती है कि हमें करना ही है, स्पेशली ऑप्शनल में करना है। तो उसके लिए हमारी कुछ अच्छी बुक्स हैं, जैसे कि सर एक न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है बाय मोहित भट्टाचार्य है, वो एक काफी अच्छी किताब है। उसके अलावा हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर्स के ऊपर एक बुक है प्रसादन प्रसाद की, वो काफी अच्छी बुक है अगर आपको थोड़ा सा थिंकर्स को डिटेल में समझना है। क्योंकि अगर आप उनकी थ्योरी को, उनके माइंडसेट को थोड़ा डिटेल में समझते हो तो आपको ना इंटरलिंकिंग काफी इजी हो जाती है, जो कि ऑप्शनल में बोलते हैं कि अच्छा स्कोर करने में हेल्प ट्रू। करती है, स्पेशली पेपर 1 पेपर 2। तो अगर आपको थिंकर्स को पेपर 1 तक लिमिटेड नहीं रखना है, अगर आपको उनको पेपर 2 में भी यूज करना है, तो आपको उनकी आइडियोलॉजी थोड़ी समझनी पड़ेगी डिटेल में। उसके लिए आप उनकी किताब पढ़ सकते हो। उसके अलावा सर एक एक वही है मोहित भट्टाचार्य वाली जो बुक है सर, वो काफी अच्छी बुक है और उसकी ना लैंग्वेज थोड़ी सी डिफिकल्ट है। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि आप है ना पहले वो क्लासरूम नोट्स पढ़ो, आप बेसिक वाली थोड़ी सी बुक्स पढ़ लो। उसके बाद आप इस बुक को रेफर करना तो आपको थोड़ा समझने में आसानी होगी, क्योंकि थोड़ी सी लैंग्वेज इसकी डिफिकल्ट है इसलिए। अगर आपने ये सारी चीजें अपनी कवर कर ली हैं बहुत अच्छे से, उसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप आता है प्रैक्टिसिंग पीवाईक्यूज एंड आंसर राइटिंग। तो ऑप्शनल के अंदर मार्क्स लाने का एक यही तरीका होता है कि आप उसकी आंसर राइटिंग को बहुत अच्छे से उसकी प्रैक्टिस करो, मल्टीपल क्वेश्चंस आप लिखने की कोशिश करो। क्योंकि पबैट के जो क्वेश्चंस है ना, उनकी लैंग्वेज थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है। तो क्या होता है ना, जनरली हमें ना क्वेश्चन की डिमांड नहीं समझ पाते हैं। हम्म। तो जैसे ना हमने हो सकता है कोई कोई एस्पिरेंट हो, उसका ना कंटेंट बहुत स्ट्रांग हो पबैट में, लेकिन उसको ना क्वेश्चन की अगर वो डिमांड ही नहीं समझ पा रहा है, तो वो उस क्वेश्चन के साथ जस्टिस नहीं कर पाएगा। उसको जो कंटेंट आता होगा ना वो लिख देगा और फिर अल्टीमेटली उसके मार्क्स नहीं आएंगे। और यही दूसरी तरीके से भी अप्लाई होता है कि आपकी ना बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है क्वेश्चंस को लेके, हम्म। की डिमांड समझ ली, लेकिन आपके पास कंटेंट ही नहीं है उतना कंटेंट। अच्छा, तब भी मार्क्स नहीं आएंगे। तो ये दोनों चीजें स्ट्रॉन्ग करनी है, कंटेंट भी एंड प्लस अंडरस्टैंडिंग द डिमांड क्वेश्चन, जो कि हर एक ऑप्शनल के लिए एप्लीकेबल है। और इन दोनों चीजों को समझने के लिए ना आपको ऑप्शनल में थोड़ा सा हार्डवर्क करना होता है। आप उसकी बुक्स पढ़ो, आप उसके नोट्स बनाओ, शॉर्ट नोट्स, बिकॉज वो इतना वास्ट है कि आपको उसको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करना होगा, वरना आप उसको याद नहीं रख पाओगे। और मल्टीपल टाइम्स ना बार बार बुक्स नहीं पढ़ी जा सकती हैं, इसीलिए मैंने भी अपने शॉर्ट नोट्स बनाए थे। सर इनफैक्ट ये तो मैंने 3 राउंड में नोट्स बनाए थे। पहले तो मैंने इतने नोट्स बना लिए थे कि वो अपने आप में एक पूरा मटेरियल बन गया था। हम्म। 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 रिफाइन किया मैंने सेकंड राउंड नोट मेकिंग का, थोड़े से मैंने उनको शॉर्ट किया जब मेरा थोड़ा और कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए कि नहीं नहीं, ये वाली इन्फॉर्मेशन तो मुझे पता ही है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। वो मेरे सेकंड राउंड के नोट्स से, तो वो काफी रिफाइंड नोट्स थे। और उसके बाद सर मैंने एक थर्ड राउंड लिया था नोट्स का,
जो बहुत शॉर्ट थे सर, लगभग सिर्फ 50 पेज के वो नोट्स थे, क्योंकि मेरे को पता था कि मेंस के टाइम पे ना मुझे बहुत बार रिवाइज करना पड़ेगा। तो बिल्कुल। सर 50 पेज के नोट्स तो ऐसे थे कि जब मैं ऑप्शनल का एग्जाम अपना भी जा रही थी ना, तो मैंने वो 5 बार पढ़ लिए थे। और मेरे को, मैं पूरा उनके अंदर है ना रिकॉल कर पा रही थी कि मैंने अगर ये छोटी सी लाइन लिखी है तो इसके पीछे का पूरा मटेरियल क्या था। इतना स्ट्रांगली हम्म। करना होता है। तो उसके लिए और सर एक एक चीज थोड़ा सा होती है, जैसे कि डायग्राम्स होते हैं, फ्लो चार्ट्स, कहीं ना कहीं थोड़ा वैल्यू एडिशन का काम करते हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट के अंदर। इन सब की ना हमें एक हैंडी प्रिपरेशन पहले से करके रखनी होती है। ये प्रीलिम्स और मेंस वाला जो गैप होता है ना बीच में, उसमें नहीं। तो मैंने यही सब किया था। उसके अलावा तो सर फिर अल्टीमेटली आता है, टेस्ट सीरीज आती है जो मैंने अंसारी सर की ज्वाइन की थी, और उन्होंने पर्सनली मुझे बहुत हेल्प की थी अपने आंसर्स को इम्प्रूव करने के अंदर। और सर उसका तो अगर आप कहोगे तो मैं अपने आंसर कॉपीज का वो लिंक शेयर कर प्लीज दूंगी। प्लीज वो प्लीज। उसके अंदर आप आंसर मतलब जो भी देखना चाहते हैं, जो भी पबैड ऑप्शनल है जिनका, तो वो देख सकते हैं कि मैंने कैसे आंसर के अंदर लिखे हैं और कैसे। आई गेस वो चेक्ड कॉपीज हैं, तो उसमें सर ने भी हम्म। किस उनको इम्प्रूव करने के लिए मुझे बोला है, वो भी वो देख उसके अंदर। और बाकी तो सर मुझे ऐसा लगता है कि पबैड भी ऐसे दूसरे ऑप्शनल्स की तरह ही है, स्पेशली जब मैंने इसको क्वालिफाई किया है। हम्म। तो कुछ मिथ्स ऐसे ब्रेक करना चाहती हूँ। तो जनरली हमें ये लगता है कि जो ऑप्शन बहुत अच्छा स्कोर कर रहा है, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है, जैसे एंथ्रोपोलॉजी हो गया या फिर बिल्कुल। सोशल या पॉलिटिकल साइंस हो गया, तो हम लोग वही ले लेते हैं। बट यू नेवर नो कि यूपीएससी कब उन सब्जेक्ट्स को भी डिग्रेड कर दे, या उनका बाय चांस किसी साल कम आने लग जाए। तो हमें ना इन सब के बेसिस पे अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट नहीं करना चाहिए। जैसे मेरा एडमिनिस्ट्रेशन में हमेशा से इंटरेस्ट था, क्योंकि मेरा कॉमर्स जो ग्रेजुएशन हम्म। सब्जेक्ट, तो मुझे ये था कि मुझे एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में सीखना है, क्योंकि का पार्ट बनना है। तो इसलिए मैंने इस ऑप्शन को चूज किया था। अगर किसी का जेन्युइन उसको इंटरेस्ट है, तब आप इस ऑप्शनल सब्जेक्ट को लो। और अगर आपने एक बार ले लिया है, तो आपका ना बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीफ होना चाहिए कि आपको यही पढ़ना है, यही समझना है, और फिर आप थोड़ा सा उसको अच्छे से टाइम डिवोट करो। तो सर ये काफी डुएबल है ये ऑप्शनल, और बहुत ही हेल्पफुल है जीएस सब्जेक्ट्स के अंदर भी। और मार्क्स तो फिर डेफिनेटली आ ही जाते हैं अगर आपने हम्म। उसको अच्छे प्रिपेयर किया है तो। एंड का यहाँ पे ना जो एक बात आपने जो स्टार्ट जो करी वो नोट से करी। मैंने ये देखा है ना कि लोग क्या करते हैं ना कि एक कोचिंग के नोट्स करते नहीं है, वो चार अगर कोचिंग है वो चारों की चारों कोचिंग के नोट्स ले आएंगे, अंत में वो एक भी नोट्स पूरा नहीं करेंगे। बुक अगर ले आएंगे, एक्चुअल में जैसे आपने बताया जो बुक्स के नाम लिए, तो उन बुक्स में भी आपने पर्टिकुलर टॉपिक करने हैं, पूरी की पूरी बुक्स थोड़ी ना करनी होती है, क्योंकि ऑप्शनल में रेफरेंस बुक्स बहुत सारी रहेंगी, एक नहीं रहेंगी, बहुत सारी रहेंगी। तो आउट ऑफ दोज बुक्स आपने बहुत सारी बुक्स करनी पड़ेंगी। तो वो आपको पता होना चाहिए कि कौन से टॉपिक करने हैं, अदरवाइज क्या है ना, कोई एक अच्छा टॉपिक मिल गया फिर पूरी की पूरी बुक पढ़ने लग गए तो फिर कैसे काम चलेगा। हाँ, यस सर, ये ऑप्शनल में काफ़ी प्रॉब्लम आती है, क्योंकि हमें मतलब कुछ-कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो कुछ पर्टिकुलर बुक के अंदर अच्छे होते हैं। तो इसलिए डेफ़िनेटली हमें उन बुक से टॉपिक्स कवर करने। और मुझे तो सर ऐसा लगता है सर, मैं अगर अपना बहुत ही बताऊँ तो मैंने बहुत हम्म। ही साइड प्रिपरेशन की थी। मैंने तो इनफैक्ट ये चीज़ फॉलो भी नहीं की कि मैं ये टॉपिक इस बुक से कर लूँ, ये टॉपिक हम्म। मैं इस। ये ना मुझे बहुत ही स्कैटर्ड प्रिपरेशन लगती है, जो कि शायद मैं अपने आप में बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड पर्सन हूँ, तो मैं इस तरीके की चीज़ें नहीं हैंडल कर पाती हूँ। ये मुझे बहुत ही हम्म। का लगता है चीज़ों को करने का। तो इसलिए सर मैंने मेनली जो अपने क्लासरूम नोट्स थे, उनके ऊपर मैंने रिलाय किया, प्लस जो टेस्ट सीरीज़ में जो मॉडल आंसर्स थे, उनके ऊपर मैंने रिलाय किया, और साथ में जो सर वैल्यू एडिशन करंट अफेयर्स के थ्रू हो सकता था। पबैड इज़ ऑल अबाउट पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन, तो वो वाले करंट अफेयर्स यहाँ पे परफेक्टली फिट होते हैं। तो सर मैंने उनके अलग से नोट्स बना लिए थे। इतना ही हम्म। मैंने किया था, और मैंने ये बार-बार की थी ये प्रैक्टिस। इसीलिए मुझे लगता है कि उस चीज़ ने मुझे काफ़ी हेल्प की आंसर लिखने में। हम्म। ओके, लास्ट में एक टॉपिक पे डिस्कशन करते हैं। वो टॉपिक ये है कि जब आप सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं तो आपको सोशल मीडिया से दूर रहने के लिए कहा जाता है। एंड जहां तक मुझे याद है, प्रियंका गोयल सोशल मीडिया से दूर नहीं रह सकती और ना रही है, थोड़े बहुत टाइम के लिए रही है बिटवीन द एग्जाम्स। एंड यू आर क्वाइट एक्टिव ऑन इंस्टाग्राम एंड अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। सो व्हाट इज योर व्यू ऑन दैट कि सोशल मीडिया पे रहें कि नहीं रहें, एंड हाउ टू यूज इट।
सर मैं ना अपने स्टार्टिंग के 3 साल बिल्कुल भी एक्टिव नहीं थी सोशल मीडिया के ऊपर, क्योंकि मेरे मेरे दिमाग में भी आया था कि आप प्रिपेयर कर रहे हो, आपको आईएएस बनना है, तो आप सोशल मीडिया नहीं चला सकते हो। और सर मैंने ये किया भी, मैंने इस चीज को फिर फॉलो किया, बट देन आफ्टर 2-3 अटेम्प्ट्स एंड फेलिंग इन दोज अटेम्प्ट्स, और थोड़ा सा और मेच्योर होने के बाद, थोड़ी बेटर अंडरस्टैंडिंग होने के बाद, मुझे ये समझ में आया कि ऐसा कुछ नहीं होता है कि आपको इन चीजों से दूर रहना है। इट्स ऑल अबाउट योर एबिलिटी टू हैंडल थिंग्स। जैसे कि अगर मैं भी यही बोलती हूँ, मैंने इनफैक्ट बहुत बार ये बोला भी है जिन्होंने मुझसे पूछा, आपको ना अपने बारे में ये चीज खुद आइडेंटिफाई करनी होगी, खुद से समझनी होगी कि क्या सोशल मीडिया आपको डिस्ट्रैक्ट करता है। अगर करता है तब तो आप उससे दूर रहो। अगर आपको ये लगता है कि आप बहुत ही डिस्ट्रैक्टेड और समहाउ थोड़ा डीमोटिवेटेड फील कर रहे हो, कि जैसे कि ना आपकी किसी फ्रेंड की शादी हो रही है या कोई घूमने का, और वो सब लोग उसकी पिक्चर्स पोस्ट कर रहे हैं, और वो सब देखकर आप थोड़ा-सा ऐसे फील कर रहे हो कि आप पता नहीं क्या सिर्फ पढ़ाई-पढ़ाई कर रहे हो, लोग कितना मज़े कर रहे हैं। वो सब देख के फिर आपने अपने 4 घंटे उसके बाद जो अपने है ना बर्बाद कर लिए कि अब मुझसे पढ़ा ही नहीं जा रहा है, वो ही सब देख रहे हो आप। तो डेफिनिटली आप डिस्ट्रैक्टेड फील कर रहे हो उन सब चीज़ों की वजह से। तब तो उस केस में सर आई विल नॉट रिकमेंड कि आप सोशल मीडिया यूज़ करो। लेकिन अगर आप डिस्ट्रैक्टेड फील नहीं करते हो, अगर आपका अपने ऊपर बहुत ही ज़्यादा एक वो है, एक कॉन्फिडेंस है और एक कंट्रोल है, सेल्फ कंट्रोल है, कि ये सारी चीज़ें भी ना आपको कहीं से भी डिमोरलाइज़ नहीं कर रही हैं। आप खाली देख रहे हो सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ब्रेक लेने के पर्पज़ से, कि चलो थोड़ा देख लेते हैं, थोड़ा-सा एक मोनोटनी, हम्म। थोड़ी कुछ आपने रील्स देख ली या आपने कुछ पोस्ट देख लिया या आपने किसी दोस्त से बात कर ली, वो समहाउ एक मोनोटनी ब्रेकर का काम कर रहे हैं आपके लिए। तब तो आप उस चीज़ को यूज़ कर सकते हो। सर मेरा यही था, मैं एक्टिव थी, लेकिन मैंने उस चीज़ को ना बहुत ही ऑर्गेनाइज़्ड मैनर में रखा हुआ। हम्म। मुझे ये पता था कि मुझे कब पढ़ाई करनी है, कब मुझे उसको चलाना है, मुझे 15 मिनट का ब्रेक लेना है या मुझे आधे घंटे का ब्रेक लेना है, या स्पेशली जब मैं खाना खा रही हूँ, मैं हम्म। लंच कर रही हूँ, मैं कुछ भी कर रही हूँ, उस टाइम पर मुझे थोड़ा, मैंने कोई वेब सीरीज़ देख ली, कोई एक पर्टिकुलर एपिसोड देख लिया। इस तरीके से ना मैं खुद को सेल्फ एंटरटेन करती रहती थी। ये बिल्कुल। मैंने अटेम्प्ट्स के बाद ही किया था, लाइक मोस्टली अपने पिछले 2 अटेम्प्ट्स में ही मैंने ये चीज़ ज़्यादा फॉलो की है। इससे सर बल्कि मुझे तो बेनिफिट हुआ, क्योंकि मैं फिर मेंटली हैप्पी फील करती थी। हम्म। ऐसा कि मैं भी अपनी लाइफ को एन्जॉय कर रही हूँ, मैं अपनी लाइफ को ऐसे वेस्ट नहीं कर रही हूँ, और मैं साथ-साथ पढ़ाई भी कर रही हूँ। तो इट वाज़ लाइक कि आई एम परस्यूइंग ऑल माय हॉबीज़, ऑल माय इंटरेस्ट, एंड अलोंग विथ दैट आई एम आल्सो परस्यूइंग माय गोल, माय ड्रीम टू बिकम अ सिविल सर्वेंट। जैसे सर मेरी हॉबी है, जैसे सेमी क्लासिकल डांस, क्लासिकल डांस भी, इनफैक्ट कथक वगैरह, मैंने सर इसकी प्रोफेशनली क्लासेस ज्वाइन कर ली थी बीच में, कि हम्म। चलो मतलब हॉबी जैसे कंटिन्यू रखनी चाहिए, वो सब भी मैंने किया। तो कहीं ना कहीं मैंने अपने अराउंड एक बहुत ही हेल्दी इन्वायरमेंट क्रिएट कर लिया था। पर सोशल मीडिया सिर्फ और सिर्फ एक छोटा सा पार्ट है हमारी लाइफ का, और हम आजकल डेफिनेटली ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है ये चीज, लेकिन कोई सिर्फ हमें इसको एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव से देखना चाहिए कि ये सिर्फ एक छोटा सा पार्ट है। हम्म। अगर भी पार्ट आपकी प्रिपरेशन के बीच में आ रहा है, आपके सपनों के बीच में आ रहा है, तब तो आप बिल्कुल। साइड में कर दो। और अगर वो पार्ट बीच में नहीं आ रहा है, रादर वो हेल्पफुल है किसी भी मैनर में, किसी भी आपके फिजिकल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, किसी भी तरीके से वो आपको हेल्प कर रहा है, तो उस पार्ट को अपनी उस लंबी जर्नी का पार्ट बना के रखो। सर दिस इज माय ओवर यूजिंग सोशल मीडिया एंड हाउ टू यूज इट। एंड यहाँ पे एक और चीज आती है ना कि जैसे सोशल मीडिया इज ए बेन एंड गुड बोथ। ये आप पे है कि आप कैसे उसको यूज करते हो। जैसे टेलीग्राम है, टेलीग्राम भी सोशल मीडिया है, बट वी आर एक्टिवली एंगेज। अब वहां पे आपको पता होना चाहिए कि किस चैनल पे आप रहो, किस ग्रुप में आप रहो। अगर आप वहां पे टाइम पास में लग गए, देन यू विल बिकम एडिक्टेड टू इट, फिर तो कुछ उसका है ही नहीं। एंड वैल्यू हाँ। एडिशन से मुझे एक किस्सा याद आ रहा है कि मुझे टाइम याद नहीं है, लेकिन हर संडे शायद प्रधानमंत्री जी का मन की बात जो है वो 9 से 10 आती है या फिर 10 से 11 आती है। एंड यू वर ए रेगुलर लिसनर टू प्रधानमंत्री जी की मन की बात। कि एक तो प्रधानमंत्री जी की बातें सुन के अच्छा लगा करता है, दूसरा आप उनकी बताई हुए जो एग्जाम्पल्स थे, यू यूज टू बी लाइक कि मैं वो नोट कर लेती हूँ ताकि वो मेरे वैल्यू एडिशन में भी काम आ जाएंगे। यस सर, सर मैंने ये किया ही है, और मैंने इस बार भी अपने के काफी जगह आंसर राइटिंग में मैंने वो एग्जांपल्स यूज किए हैं।
लाइक विदाउट मेंशनिंग मन की बात से है, एग्जाम्पल्स जो हमारे करंट प्राइम मिनिस्टर करते हैं वो कुछ कुछ एग्जाम्पल्स बहुत ज्यादा अच्छे, स्पेशली एथिक्स में यूज, केस स्टडीज वगैरह में यूज करने के लिए, सोसाइटी के आंसर्स में यूज करने के लिए, एंड एसे में। तो वो सब एग्जाम्पल्स मैं कहीं ना कहीं मैंने थोड़े से उनको नोट कर लिया था कुछ महीनों की जब, तो वो काफी मुझे लगता है कि अच्छे एग्जाम्पल होते हैं। एंड रादर देन अटैचिंग देम विद एनी पॉलिटिक्स और विद एनी पर्सन माइंडसेट अबाउट एनी इंडिविजुअल, मैं उन एग्जाम्पल्स को सर सिर्फ एग्जाम्पल की तरह देखती थी। कहीं अच्छे एग्जाम्पल सुनने को मिल रहे हैं, क्योंकि वही काम हम न्यूज़पेपर से कर रहे हैं, वही काम हम मैगजीन से कर रहे हैं, अगर ओरिजिनल एग्जाम्पल्स हमें कहीं और से भी सुनने को मिल रहे हैं तो व्हाई नॉट टू यूज देम। बिल्कुल। और कहीं ना कहीं ऐसा भी था ना कि प्रधानमंत्री जी की जो मन की बात है वो कहीं ना कहीं एक मोटिवेट भी करती थी कि चलो देश में और भी कुछ चीजें चल रही हैं, बहुत सारे लोग अच्छा कर रहे हैं, so it Yes. motivates. I would like to say thank you Priyanka for your time. It was such a nice talking to you. बहुत अच्छी हमारी टॉक रही. Yes, sir, definitely. I loved having this interaction. Thank you for your time. Any last word you want to say or anything you want to say to the community, to the candidates who are preparing for the exam? सर मैं लास्ट में बस बोलना चाहती हूँ, सिंस मेरी जर्नी वो एक ही वर्ड के ऊपर टिकी हुई है और वो है होप, तो मैं ये बोलूंगी कि अब वो होप आपकी बनी रहनी चाहिए, वो एक विश्वास जो खुद पर होता है कि मैं ये कर लूंगा या मैं ये कर लूंगी, वो विश्वास बना रहना चाहिए। चाहे कितनी भी प्रॉब्लम आ रही हो, कितने भी आपको कुछ सुनने को मिल रहा हो, ताने सुनने को मिल रहे हो, कहीं से भी आप कोई कितना भी मेजर डीमोटिवेट क्यों ना हो, लेकिन जब हमारा वो एक बिलीफ होता है ना खुद के ऊपर कि चाहे कुछ भी हो पर मैं कर लूंगी, आई नो कि मैं कर लूंगी, सर कि वो बहुत हेल्प करता है, स्पेशली वो परसीवियरेंट रहने में, कि हमें गिव अप नहीं करना है। सर मैंने अपनी इस पूरी जर्नी में गिव अप नहीं करा, चाहे कितने भी लो फेज, कितनी भी बार लो फील हुआ कि पता नहीं होगा या नहीं, बट स्टिल को गिव अप नहीं किया। तो मैं यही बोलना चाहूंगी इसमें एंड में कि प्लीज डू नॉट गिव अप। Okay, Priyanka, thank you very much, and all the best for your future journey. Thank you so much, sir.